इसके पहले वाले वीडियो में आपको वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत वैद्युत विभव का महत्व क्या है, पृथ्वी को विभव के निर्देश के रूप में क्यों लिया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई थी, ठीक। अब उससे आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में देखे थे कि कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो उससे एक निश्चित दूरी पर अगर कोई दूसरा बिंदु है, दूसरा पॉइंट है, तो उस बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इसका फार्मूला आपको बताया गया था। एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या फार्मूला था, E = 1/4πε0 × Q/r²। याद आ रहा है फार्मूला आपको ये? तो यह क्या था, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। उसी प्रकार से अब हमको एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है, ठीक है, किसी बिंदु पर विभव कितना होता है ये आपको ज्ञात करना है। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है ओ बिंदु है, यहाँ पे कौन सा बिंदु है, ओ बिंदु। इस बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। इस प्लस क्यू आवेश से अगर कहा जाए कि एक सर्टेन डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस लेंगे हम, आर डिस्टेंस लेंगे। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, समझ रहे बात, पॉइंट क्या है ये, पी। इस पॉइंट पी पर अगर आपको निकालना है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वैद्युत विभव इस बिंदु पी पर कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो वैद्युत विभव जो है हमेशा वैद्युत क्षेत्र में ही हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित प्रत्येक बिंदु का अपना अलग अलग विभव होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो विभव की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वैद्युत विभव की परिभाषा में बताया गया है कि अगर हम किसी आवेश को अनंत से लाएं, कहाँ से ले आएं, अनंत से, यदि किसी आवेश को अनंत से ले आएं और अनंत से लाकर उसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखें, तो उस बिंदु पर रखने में जो कार्य किया जाएगा वह कार्य W, और जिस आवेश को ले आ रहे हैं उस आवेश का मान Q, इन दोनों की जो निष्पत्ति होती है, इनका जो डिवीज़न होता है W/Q, इसी को हम उस बिंदु का विभव कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित हर बिंदु का अपना अलग अलग विभव होता है और बिना वैद्युत क्षेत्र के हम विभव की कल्पना ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिंदु P जो है, इस बिंदु पर विभव निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तो उपलब्ध ही है। वैद्युत क्षेत्र क्यों उपलब्ध है, क्योंकि यह एक आवेश Q से एक निश्चित दूरी r पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर विभव हमको प्राप्त करना है, एक दिया गया जो निश्चित आवेश Q है, इससे r दूरी पर यह बिंदु स्थित है, ठीक है। इतना ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अब विभव की परिभाषा में जैसा कि बताया गया आपको कि किसी आवेश को हम अनंत से ला करके एक निश्चित बिंदु पर रख दें, तो जो कार्य करना पड़ेगा और जिस आवेश को लाएंगे उन दोनों के मान का जो डिवीज़न होगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो अब क्या कर रहे हैं हम कि एक हम पॉइंट चार्ज लेते हैं, एक बिंदु आवेश लेते हैं, उसका नाम क्या देते हैं, Q0 आवेश। Q0 आवेश को कहाँ से ला रहे हैं, बहुत दूर से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। अनंत कोई फिक्स जगह तो है नहीं, बहुत दूर से ला रहे हैं, ठीक है। उसको ला करके हम यहाँ प्रवेश करा रहे हैं, भीतर प्रवेश करा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे ही वो इसके क्षेत्र में आएगा, अनंत से आप लाइए, उस आवेश को कार्य जो है वो नहीं करना पड़ेगा, तब तक नहीं करना पड़ेगा जब तक कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर नहीं आएगा वो, ठीक है। क्योंकि किसी वैद्युत क्षेत्र में ही किसी गतिमान आवेशित कण पर या स्थिर कण पर बल कार्य करता है। तो जब इस आवेश Q0 को, एक हमने सिंगल पॉइंट चार्ज लिया है Q0, इस Q0 आवेश को जब हम अनंत से लाते लाते
वैद्युत क्षेत्र के भीतर प्रवेश करा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको ये बिंदु हमारा है, इस बिंदु पर ले आना है। आवेश क्यों बहुत दूर से आ रहा है। जैसे ही इस बिंदु के कारण जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ है उस वैद्युत क्षेत्र की परिधि में पहुंचेगा, वैसे ही क्या होगा, प्रतिकर्षण बल के नाते हम जो आवेश ला रहे हैं Q0 वह एकांक धनावेश है और यह भी धनावेश है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण काम करेगा। ठीक है ना। अब उस प्रतिकर्षण बल का विरोध करते हुए हम अंदर की ओर ला रहे हैं। ज्यों ज्यों अंदर ले आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब आवेश को अंदर ले आओगे तो जो स्थिर आवेश है और ये जो अंदर ले आने वाला आवेश है इनके बीच की दूरी क्या होगी, घटती जाएगी ज्यों ज्यों अंदर आएगा। और दूरी जब घटती जाएगी, ठीक है, तो कूलाम के नियम से F = 1/4πε0 K × Q1 Q2/r²। कहने का मतलब दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो दूरी ज्यों ज्यों घटेगी वैसे वैसे उनके बीच का जो बल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अंदर ले आएंगे वैसे वैसे बल बढ़ता जाएगा, और जब बल बढ़ता जाएगा तो विरोध में और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ज्यों ज्यों अंदर आएंगे वैसे वैसे कार्य जो है बढ़ता चला जाएगा। तो हमको लाग कहाँ रखना है, बिंदु P पर रखना है, क्योंकि बिंदु P पर ही हमको निकालना है विभव। और यह बिंदु P बिंदु O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए तो क्या करेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु A मानते हैं, A बिंदु पर आवेश Q0 को हम लाके रख दिए हैं। अब यह बिंदु A जो है वह बिंदु O पर स्थित आवेश Q0 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भीतर ही है। ये बिंदु A कहाँ है, ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही है। अब यहाँ से हम धीरे धीरे पहले थोड़ी दूर लाएंगे, फिर और दूर लाएंगे, फिर और दूर लाएंगे, फिर और दूर लाएंगे। कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी दूर हम उस बिंदु की तरफ खिसकाएंगे इस आवेश को, और ज्यों ज्यों उस बिंदु की तरफ ले आएंगे वैसे वैसे कार्य हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी दूरी अंदर खिसका रहे हैं तो देख रहे हैं कितना कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद संपूर्ण दूरी के लिए क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, चलिए बिंदु A पर जब Q0 आवेश को रख देंगे आप 1 सेकंड के लिए, अभी हम अंदर नहीं ला रहे हैं, बिंदु A पर हमने Q0 आवेश को रख दिया। बात क्लियर हुई। तो अब यह देखिए, यह आवेश Q है और यह आवेश Q0 है, इन दोनों के बीच, ठीक है, कूलाम के नियम से जो प्रतिकर्षण बल है वो कार्य करेगा। ठीक है, कितना बल कार्य करेगा, F = 1/4πε0 K। K जो है इस आवेश और इस आवेश के बीच का माध्यम है, निर्वात या वायु है तो 1 कर देंगे, इंटू Q0 डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है, क्या हो जाएगा, x²। कोई दिक्कत यहाँ तक, अच्छे से देख लीजिए इसको। O बिंदु से लेकर के A बिंदु तक की जो डिस्टेंस है क्या है, x है, और आवेशों का परिमाण क्या है, Q और Q0 है। तो कूलाम का नियम आप पहले से पढ़ चुके हैं, F = 1/4πε0 K × Q0/x²। इतने बल से जो पहला वाला आवेश है वह दूसरे वाले को रिपेल करेगा, और जो दूसरा वाला है वो पहले वाले को रिपेल करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो +Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला जो बल है वो क्या है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को अंदर की ओर ला रहे हैं। तो वैसे हमको A से ला करके P पर रखना है इसको, लेकिन हम इकट्ठे नहीं इसको अंदर लाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूर खिसकाएंगे और देखेंगे कितना कार्य करना पड़ेगा। माना हमने पहले इसको A बिंदु से ला करके इसको डिस्प्लेस किया, कितनी दूरी, बहुत थोड़ी सी दूरी, dx, क्या दूरी, dx दूर डिस्प्लेस किया हमने अंदर की ओर, और A से ला करके B बिंदु पर रख दिया। ठीक है, जब A से ला के B बिंदु पर रखेंगे तो प्रतिकर्षण बल जो काम कर रहा है बाहर की तरफ, उसका विरोध करके हमको अंदर की तरफ उसको ले आना पड़ेगा। तो प्रतिकर्षण बल के विरोध में आप कार्य करेंगे, बल लगाएंगे और बल लगा करके विस्थापन देंगे, तो बल गुणे विस्थापन को ही तो कार्य कहते हैं। ठीक है, तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत थोड़ी सी दूरी हमने डिस्प्लेस किया हुआ है, इसलिए कार्य भी क्या होगा, बहुत थोड़ा सा कार्य होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क
डी डब्ल्यू बराबर, डी डब्ल्यू क्यों ले रहे हैं पता है ना, क्योंकि यह ए से बी जो कि बहुत थोड़ी सी दूरी है उसके बीच किया गया कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ यानी बल गुणे विस्थापन क्या हो जाएगा, डी एक्स, बल एफ और डी एक्स। ये बात क्लियर हो रही है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य होता है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। मूल फार्मूला इसका पता है ना, एफ एस कॉस थीटा, ये मूल फार्मूला उसका है। कहने का मतलब बल और विस्थापन, साथ ही साथ बल और विस्थापन के बीच के कोण की कोज्या, ये होता है। अगर उनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो कोज्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 अंश है। यहाँ ध्यान दीजिए, बल कहाँ लगा है, सामने की ओर लगा हुआ है, लेकिन विस्थापन कहाँ हो रहा है, भीतर की ओर हो रहा है ना। यह आवेश दूर जाना चाह रहा है, लेकिन आप उसको विरोध में अंदर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 अंश हुआ। बल की दिशा जो है वो राइट साइड है, विस्थापन की दिशा लेफ्ट साइड है, दोनों के बीच कोण जो है वो 180 अंश हुआ। और काश 180 मान कितना होता है, -1 होता है। इसलिए यहाँ पर जो कार्य होगा वह ऋणात्मक होगा, माइनस होगा कार्य। ये बात क्लियर हुई। बल और विस्थापन, जैसे हम किसी चीज को बल लगा रहे हैं, विस्थापन जैसे कोई वस्तु स्थिर है, मान लीजिए स्थिर वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, बल लगाने पर विस्थापन हो रहा है, तो बल गुणे विस्थापन कार्य हो गया। सिंपल सी बात है। लेकिन कोई वस्तु इधर आना चाह रही है मेरी तरफ और मैं उसको दूर कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस अवस्था में बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर बल क्या है, बल ऊपर जो दिया गया है कूलाम के नियम से जो दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है, वही बल यहाँ रखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई ना। चलिए, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ की जगह पर आप इसको रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के को आप निर्वात या वायु के लिए एक मानकर हटा भी सकते हैं, चाहे लास्ट में हटा दीजिएगा चाहे अभी हटा दीजिएगा, इंटू Q0/x² इंटू dx। देख लीजिए, ये f आपका यहाँ पर रखा गया है, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0/x² dx। ये किसकी वैल्यू है, dw। ये किया गया कार्य निकल रहा है, ठीक है। क्या निकल रहा है, ये किया गया कार्य निकल रहा है। कितना कार्य है, A से B तक हम आवेश को ले आए हैं, उसमें कितना कार्य किया गया ये पता हो गया, ठीक है इतना। चलिए, लेकिन हमको A से B तक तो नहीं आना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक ले आना है, हमको विभव निकालना है ना, तो अनंत से लाना है। कहाँ से लाना है, अनंत से लाकर कहाँ रखना है, उसको रखना है बिंदु O से R दूरी पर स्थित जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर रखना है, ठीक है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ा सा कार्य है। जब यहाँ से आप यहाँ तक ले आएंगे तो कार्य पूरा निकल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का, A से P तक का, ठीक है, A से P तक का निकल जाएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे A to P। लेकिन हमको A to P नहीं चाहिए, हमको विभव चाहिए। तो विभव की परिभाषा है कि अनंत से आवेश को लाकर रखा गया है बिंदु P पर, ठीक है। इसलिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन dw है, तो इसका मान तो w हो जाएगा। ये तो क्लियर ही होगा आपको, ठीक है। माइनस, इसको माइनस बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। ये लिमिट समझ रहे हैं कैसे लगा हुआ है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। इसका मतलब अनंत से ला करके हम शुरू कर रहे हैं। कहाँ पे ला के रख रहे हैं, उसको रख रहे हैं बिंदु P पर। तो जहाँ से शुरुआत किया आपने वो लोअर लिमिट, और जहाँ तक आप ले गए वो अपर लिमिट, ठीक है। जैसे मान लो आपका बिंदु O है, यहीं से आपको दूरी मेजर करनी है, तो यहाँ से अनंत दूरी पर वो आवेश पहले था और यहाँ से R दूरी पर लाकर रोका गया। तो कहने का मतलब इनफाइनाइट टू R के बीच में
हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx। देख लीजिए, कोई दिक्कत बताइए, ठीक है ना। इतना हो गया। चलिए इंटीग्रेशन जो dw है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू w हो जाएगा। इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू w, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है चूंकि dx लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, तो x के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन है, तो x के जो टर्म्स हैं वो टर्म्स तो रहेंगे, उसके अलावा चाहे Q0 है चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है, ये सभी कांस्टेंट हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0। बात क्लियर हो गई, बाहर हो गया, ये माइनस यहाँ लगा दिया हमने, ये माइनस ऑलरेडी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाहर हो गया, Q0 बाहर हो गया, ठीक है। ये हो गया इनफाइनाइट टू r। क्लियर हुआ। अच्छा, ये हो जाएगा 1/x² dx। तो 1/x² जो है उसको x पावर -2 कर सकते हो, जो x² नीचे है जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पावर -2, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। ये बात क्लियर हो गई इतनी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन हो गया, Q0 कॉमन हो गया, बाहर मतलब निकल गया, इसके बाहर आ गया, इसके इंटीग्रेशन बाहर आ गया, कांस्टेंट है, dx है तो x के घात में जो टर्म्स रहेंगे, x² है, x³ है, √x है, ठीक है, तो उनका इंटीग्रेशन होगा। बाकी जो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट माने जाएंगे, तो बाहर ले लिया गया, इसको माइनस बाहर ले लिया गया। चलिए तो ये हो जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर x पावर -2 dx है, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए मैथ वाले तो जानते होंगे पहले से, ठीक है, और वैसे भी आप अभ्यस्त हो गए होंगे। इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x पावर n+1/n+1, ठीक है। इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n+1/n+1। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन x पावर -2 dx है, ठीक है ना। तो जब इसका लगाएंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, x पावर -2 + 1/-2 + 1, ऐसे समझ लो, x पावर -2 + 1/-2 + 1, ऐसे हो जाएगा। ये किसका इंटीग्रेशन, x पावर -2 का इंटीग्रेशन हो गया है, किस फार्मूले से, ऊपर के फार्मूले से, x पावर -2 + 1/-2 + 1। और लिमिट कहाँ गई, लिमिट लगाई यहाँ पे, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, ऐसे ये लिमिट यहाँ लग जाएगी ना, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। अच्छा, w इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, इंटू Q0। चलिए x पावर -2 + 1 है, क्या हो जाएगा, x पावर -1। x पावर -1 को आप 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1/x, ये -2 + 1 है तो -1 बचेगा, तो कहने का मतलब -1 यहाँ से निकलेगा, और ये x पावर -1 की वैल्यू हो गई 1/x। तो कहने का मतलब ये पूरा सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, -1/x, ये हो गया -1/x। लिमिट क्या हो गई, इनफाइनाइट टू r। ये बात क्लियर हुई इतनी। चलिए अब जब इस तरह से आ जाएगा ये लिमिट, ठीक है, तो एक बार आपको पता होगा, एक बार रखते हैं अपर लिमिट यहाँ पे, फिर माइनस करके एक बार रखते हैं लोअर लिमिट, समझ रहे बात को। तो क्या हो जाएगा ये, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0, ठीक है। एक बार यहाँ रखेंगे अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, माइनस को यहाँ से बाहर निकाल लो, यहाँ माइनस है, प्लस हो गया, इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, अभी से प्लस कर दीजिए इसको, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, प्लस हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 1/x बचा, तो 1/x में एक बार x के प्लेस पे r रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r, तो हो गया यहाँ पे 1/r माइनस
एक बार जो है आर के प्लेस पे क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो आप जानते हैं 1 अपान इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, तो 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू हो गई 0। तो ये जो आपका टर्म है 1 अपान इनफाइनाइट वाला, ये तो 0 हो गया, हट गया। तो क्या यहाँ पे हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0 डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0 डिवाइड बाई आर। ये जरा देख लीजिए फार्मूला, ये क्या निकला, कार्य निकला। ये कौन सा कार्य है, यह कार्य है Q0 आवेश को, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या किया गया, Q0 आवेश है, अनंत से लाया गया है और ला करके उसको बिंदु P पर रखा गया है। Q0 आवेश को अनंत से ला करके, ठीक है, और प्लस Q आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर रखा गया है। उस अवस्था में किया गया कार्य W है। ठीक है, अब आप जरा वैद्युत विभव की जो कल डेफिनेशन बताई गई थी आपको, परिभाषा, वैद्युत विभव की परिभाषा जो कल बताई गई थी, उस परिभाषा में आपको बताया गया था कि किसी आवेश को अनंत से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के मान की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो कार्य तो हम प्राप्त कर लिए, कौन सा कार्य है ये, अनंत से आवेश को ला करके हमने बिंदु P पर रख दिया, तो कार्य निकल गया। इस कार्य और जिस आवेश को ले आए हो उस आवेश के मान की निष्पत्ति, मतलब ये कार्य है, इसी कार्य में हम जिस आवेश को लाए हैं Q0 से डिवाइड कर दें उसको, W को, तो W बटे की दोनों पक्ष करना पड़ेगा, यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी हो गया डिवाइड। चलिए भाई, डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो Q0 से यहाँ डिवाइड कर दिया, Q0 से यहाँ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो Q0 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर W बटे Q0, यही तो V है, ये किया गया कार्य और आवेश, जिस आवेश को हम ले आ रहे हैं उस आवेश के मान की निष्पत्ति है, इसी को हम कहेंगे उस बिंदु का विभव। इस बिंदु का P अगर है तो P बिंदु का विभव हो गया, और इस विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R। बात क्लियर हो रही है। तो विभव हो गया बिंदु P पर, वह बिंदु P आवेश Q से R दूरी पर स्थित है, उस बिंदु P पर जो विभव हो गया वह 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R होगा। यहाँ हम इसको लिख दे रहे हैं अच्छे से, V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R, जहाँ पर जो K है वह माध्यम है, किसके किसके बीच का, बिंदु Q, बिंदु O पर रखे आवेश Q और बिंदु P जहाँ पर विभव निकालना है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच का माध्यम है। अगर यहाँ पर निर्वात या वायु है तो आप यहाँ पर K को हटा भी सकते हैं, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R। अब आप जरा बताइए दोनों में क्या अंतर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और वैद्युत विभव में, फार्मूले में क्या डिफरेंस है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाले थे, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो फार्मूला था E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R स्क्वायर आया था। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R स्क्वायर, और विभव में क्या होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे पूछा जाए कि क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है, तो हाँ, इसका उत्तर क्या होगा, हाँ करती है। और अगर पूछा जाए किसी बिंदु आवेश के कारण विभव जो होता है, क्या वह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, तो क्या हो जाएगा, नहीं, नहीं करता। बात क्लियर हुई इतनी, पूछा जाए करता है तो वह नहीं करता। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए, तो ये आप इसका जो छोटा डेरिवेशन है ये आप इसको समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, ये आपको बताया गया। इस पर जो है छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ,
एक क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ, क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक तरफ क्वेश्चन है ये, अच्छा कुछ तो क्वेश्चन जैसे होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन जो है 2004 पूछा गया, 1 नंबर क्वेश्चन है। ये 2 बिंदुओं ए और बी पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट हैं। ठीक है, कितने कितने वोल्ट हैं? 2 वोल्ट और 4 वोल्ट। जैसे 2 बिंदु हमारे पास हैं, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। एक बिंदु पर विभव जो है 2 वोल्ट है, एक बिंदु पर 4 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर एक बिंदु का विभव ज़्यादा हो गया, दूसरे कम हो गया विभव, तो विभवांतर तो पैदा हो गया फिर ना। कितना विभवांतर पैदा हुआ? विभवांतर पैदा हो गया 4 - 2 अर्थात 2 वोल्ट का। ये बात क्लियर हुई? 4 - 2 अर्थात 2 वोल्ट का। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा। जैसे एक बिंदु यहाँ पर क्या है? ए है, दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या है? बी है। ठीक है, यहाँ पर जो विभव है क्या है? मान लीजिए 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ क्या है? 4 वोल्ट है। अब विभवांतर पूछा जाए आपसे तो क्या होगा? VB - VA, क्योंकि VB का मान ज़्यादा है, VB - VA इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2 अर्थात 2 वोल्ट। विभवांतर हो गया 2 वोल्ट का। ठीक है, अच्छा अब पूछ रहा है कि यदि 8 माइक्रोकूलाम आवेश को, ठीक है, बिंदु ए से बी की ओर ले जाएं। 8 माइक्रोकूलाम है, 8 माइक्रोकूलाम आवेश को कहाँ ले जाएं? ए से बी की तरफ ले जाएं। तो क्या होगा? तो कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमको निकालना है, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए धन आवेश है, कितना आवेश है? 8 माइक्रोकूलाम। 8 माइक्रोकूलाम ये धन आवेश है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, धन आवेश जो होता है वह हमेशा स्वतः, ठीक है, उच्च विभव से निम्न की तरफ चलता है। अगर ये पूछता कि 8 माइक्रोकूलाम आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये धन आवेश जो होता है वो हमेशा उच्च से निम्न विभव की तरफ चलता ही है, तो कार्य करना नहीं पड़ेगा बल्कि कार्य प्राप्त होगा। लेकिन ये कहा है ए से बी तक जाने में, तो चूंकि निम्न विभव है 2 वोल्ट का और यहाँ से उच्च की तरफ जाना है, तो निश्चित रूप से हमको ले जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, बल लगा के ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा? कितना कार्य करना पड़ेगा यह आपको निकालना है। तो कल विभवांतर की जो परिभाषा बताई गई थी आपको याद होगा, विभवांतर जरा ध्यान दीजिएगा, VA - VB इक्वल टू W/Q0 ये बताया गया था। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? उन दोनों बिंदुओं के बीच किसी आवेश Q0 को ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, यह विभवांतर है, ये किया गया कार्य है, ये आवेश का मान है। तो अगर हमको कार्य निकालना हो, कितना कार्य करना पड़ेगा ले जाने में, तो क्या करेंगे? विभवांतर में हम आवेश Q0 से गुणा कर देंगे। सिंपल सा फार्मूला है, विभवांतर में आवेश Q0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विभवांतर यहाँ पर क्या है? 2 वोल्ट का विभवांतर है। आवेश का मान कितना है? 8 माइक्रोकूलाम है। तो 8 माइक्रोकूलाम को कूलाम बना लेंगे क्योंकि यमकेय सिस्टम में चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा? 8 माइक्रोकूलाम है तो हो जाएगा 8 × 10 घाते -6, 8 × 10 घाते -6 कूलाम हो जाएगा। वो इंटू कर देंगे आवेश के मान में, किससे? विभवांतर से गुणा, 2 वोल्ट से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 × 10 घाते -6, 16 × 10 घाते -6 जूल कार्य हो जाएगा। या इसको आप जो है अगर पॉइंट बनाना चाहें तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁵। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया विभवांतर पर क्वेश्चन। ठीक है, और एक तरह क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क रूप में दे रहा हूँ, आप उसको लगाइएगा। ठीक है, आप लगाइएगा, होमवर्क रूप में मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन नोट कीजिए आप, इसको आप लगा करके कल हमको दिखाएंगे। ठीक है, 3 × 10 घाते -8 कूलाम और
-2 × 10⁻⁻8 कूलाम के 2 आवेश, दोनों आवेशों का मान नोट कर लीजिए। पहला आवेश है 3 × 10⁻8 कूलाम, दूसरा आवेश है 2 × -10⁻8 कूलाम। यह दोनों आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पहला आवेश क्या है? 3 × 10⁻8 कूलाम, दूसरा आवेश है -2 × 10⁻8 कूलाम। ये दो आवेश हैं, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लगाइएगा इसको कि दो आवेश हैं और वह दोनों आवेश 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में आवेशों के भीतरी बिंदु पर और आवेशों के बाहरी बिंदु पर कहाँ पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लगाइएगा, और नहीं आएगा तो आप कमेंट में हमको बताइएगा, तो इसको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको भी आप इग्नोर कर देते हैं, न्यूमेरिकल दिया जाएगा वो भी इग्नोर कर देते हैं, यहाँ तक कि जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसको भी पूरे लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। वो सीरियस नहीं है अब भी, और ऐसे लोग किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं बनाते हैं, ना तो हिंदी का, ना तो इंग्लिश का, ना तो केमिस्ट्री का, ना तो फिजिक्स का। जो बनाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोग संख्या कम है, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट्स का नोट बनाते हैं और वो कमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग देखते भी हैं, उसको रिस्पांस भी करते हैं। तो आपको भी अगर पढ़ना है, वैसे तो आप मोबाइल देखते होंगे, तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ आप यूट्यूब देखेंगे, बेकार की चीज़ देखेंगे। अब जब आप मोबाइल आपके हाथ में है इस समय, तो उसका आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ठीक है। इसलिए जितना भी यहाँ से आपको समझाया जाए, जो भी यहाँ से आदेशित किया जाए, या जो भी उस ग्रुप में लिख करके डाला जाए, उसको आप इमीडिएट फॉलो कीजिए। और टीचर की बात को कभी भी आप इग्नोर करेंगे तो आपके लिए वो घातक सिद्ध होगा। तो जितना पढ़ाया गया आपको, उसको आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिएगा। आधे घंटे का वीडियो रहेगा तो बहुत होगा, 2 बार आप सुनेंगे 1 घंटे लग जाएगा, लेकिन 2 बार सुनेंगे तो एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर वो कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप रिपीट करके इसको फिर से आप सुन सकते हैं, फिर सुन लीजिएगा और नोट्स इसका बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन हमने कहा है वो क्वेश्चन आप लगा करके डालिएगा। नहीं अगर आता है तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा आपको। धन्यवाद।